लग रहा है जी ये ऐसा लग रहा है सर कि जो हवाई जहाज का जो बैलेंसिंग है, जी मेटा सेंटर डिस्टर्ब होने की वजह से जी पायलट को हवाई जहाज के अंदर इम्बैलेंसिंग हो गया जी और हवाई जहाज जो है वो बिल्डिंग से टकरा गया। जी बिल्कुल। टकराने की वजह से वो हादसा हुआ है। जी और मुझे ऐसा मेरा ऐसा सोचना है, मैं भी वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा जी कि जो लगेज रूम में कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा, क्योंकि जो फ्यूल जो होता है, जी फ्यूल तो पायलट जो है कॉकपिट में बैठने के टाइम पे बैलेंसिंग करते हैं वो, बिल्कुल। और लगेज का भी बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि टेक ऑफ के बाद में शायद वो लगेज रूम में कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा और उसकी वजह से मेटा सेंटर डिस्टर्ब हुआ होगा। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि बैलेंसिंग गड़बड़ हुई है, मेटा सेंटर जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से हादसे जी हादसे का कारण ये बना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, जो इस वक्त अपडेट है इस हादसे से जुड़ी हुई। अभी तक 170 शव बरामद कर लिए गए हैं इस हादसे के बाद। हालांकि 242 लोग इस पैसेंजर में सवार थे, क्रू मेंबर भी सवार थे। 170 लोगों के 170 लोगों की मौत अभी तक पुष्टि हो चुकी है और जिनकी मौत हुई उनके शव भी बरामद हो गए हैं। 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। 242 लोग या पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। इसमें ब्रिटिश यात्री भी थे, पुर्तगाली यात्री, कनाडाई नागरिक भी इस विमान में मौजूद थे। एसएल शर्मा जी के पास फिर रुख करेंगे। एसएल शर्मा जी, ब्लैक बॉक्स हम अक्सर सुनते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, थोड़ा यह भी समझाइएगा। कैसी कैसी जानकारियां, किस तरह की जानकारियां उसमें एकत्रित होती हैं? 31 दिसंबर 1977 और जी 1 जनवरी 1978 की रात को सेम ड्रीम लाइनर 747 जी सांता क्रूज से उड़ा था और बांद्रा के ऊपर जाते से ब्लास्ट हो गया था। जी वो बॉम्बे से मुंबई दुबई का फ्लाइट था और 231 लोग थे उसमें और सबके सब की कैजुअलिटी हो गई थी। जी और उस ऑपरेशन के अंदर उसका राहत और बचाव कार्य के अंदर मैं स्वयं उपस्थित था। जी उस राहत और बचाव कार्य में मैं 1977 के बचाव कार्य में मैं था और वो बचाव कार्य करीब 9 महीने तक चला था। जी तो उस टाइम पे भी जो निष्कर्ष निकला था कि वो कोई पायलट का एरर था, लेकिन अ, वो उस टाइम पे भी बैलेंसिंग का ही प्रॉब्लम था। जी और सेम एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर 747 231 यात्री थे उस टाइम पे। ये आज से करीब करीब आप समझिए कि 43 साल पहले का मसला है वो। जी तो ये उसके बाद में इंडिया में ये 47 साल के बाद में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल। और ये बोइंग 787 जो फ्लाइट है, सबसे बड़ी फ्लाइट्स में से एक गिनी जाती है, बड़ी जी पैसेंजर फ्लाइट है। इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? ट्रैक रिकॉर्ड तो सर इसका बहुत अच्छा है। ये जी दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एयरक्राफ्ट, जी बट इट इज समटाइम कैजुअलिटीज डू हैपन। जी और ये समथिंग टेक्निकल एरर है उसमें। मेरे को एज ए मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर और एविएशन एक्सपर्ट होने के नाते जी मैं इसको प्रथम दृष्टया यही देखता हूँ कि ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है। जी। गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर लौट रही रहा है। हूं माननीय SL शर्मा प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए हैं। सर इसके लिए क्या हेल्पलाइन भी कोई जारी कर रहा है? हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है। कंट्रोल रूम जारी किए, वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप, ये तस्वीरें भी देखिए आप, और वो इमारत भी देखिए। वो इमारत भी लगभग पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है जिस इमारत से जाकर टकराया है ये बोइंग 787। एसएल शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। एसएल शर्मा जी, अभी तक जो बड़े हादसे हुए हैं उन हादसों की कई वजह भी निकल कर सामने आई हैं कई, लेकिन इस हादसे में आप बता रहे हैं कि बैलेंसिंग एक बड़ी वजह रही है। और ऐसे हादसों को क्या टाला नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है क्या? एसएल शर्मा जी, क्या मानते हैं आप? सर इसको एक बार हवाई जहाज हवा में उड़ गया उसके जी बाद नहीं टाला जा सकता। जी ये जो है उसकी ये जो सेफ्टी चेक है, जी जब तक हवाई जहाज ग्राउंड पे है जी
उस टाइम पे मेक श्योर करना चाहिए कि एवरीथिंग इज राइट एंड टाइट। जी बिल्कुल। ये जो जी जी दो दो टाइप का कंप्लीट करिएगा बैलेंसिंग होता है सर। हवाई जी जहाज में सर। हवाई जहाज में दो टाइप का बैलेंसिंग होता है, एक तो फ्यूल बैलेंसिंग जी और दूसरा लगेज बैलेंसिंग। जी तो लगेज बैलेंसिंग जो है उसमें मिस्टेक हुआ है सर। जी ठीक है रहे आप फ्यूल बैलेंसिंग और लगेज बैलेंसिंग ये भी समझाइएगा कि लगेज बैलेंसिंग आप कह रहे हैं कि जब उड़ता है फ्लाइट उससे पहले लगेज बैलेंसिंग होता है, क्या बीच में भी लगेज का मूवमेंट होता है क्या जब हवा में अगर फ्लाइट है तो, अगर या उनको फिर उस उनको ड्यूरेशन? अगर टाइम जी रहता है, अगर उनके पायलट के पास अगर टाइम रहता है और वो उनको ये रिकॉग्निशन हो जाता है कि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, जी तो उस हवा के अंदर भी वो जो है बैलेंसिंग फ्यूल को शिफ्ट करके कर सकते हैं। जी फ्यूल को जो है हवाई जहाज के अंदर 15 से 20 टैंक होते हैं। जी और तो पायलट जो है बैलेंसिंग के टाइम पे उसको टैंक, एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्यूल शिफ्ट कर सकते हैं। जी लेकिन इस केस में क्या था कि करीब 1 लाख लीटर फ्यूल उसमें था अभी, जी और सभी टैंक फुल थे, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन की। तो जी उस पूरा फ्यूल जो है फुल था, उनके पास बहुत कम चांस था फ्यूल को शिफ्ट करने के लिए, जी क्योंकि ये अनस्टॉप फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन की, करीब लंदन के 7 लिए आवर्स की थी, जी 7 आवर्स का था। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 30,000 गैलन्स, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लीटर जो है फ्यूल, जी एविएशन फ्यूल हवाई जहाज के अंदर अवेलेबल था उस टाइम पे। जी तो यानी बहुत जब बड़ी मात्रा में 1 लाख लीटर से अगर आप जिक्र कर रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल इसके अंदर था। दूसरा ये जी। जो फ्लाइट थी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी, अहमदाबाद के बाद डायरेक्ट से लंदन जाना था, तो स्वाभाविक है जी। कि पहले दिल्ली में भी टेक्निकल चेकअप हुआ होगा, टेक्निकल चेक किया गया होगा एस एल शर्मा जी। उसके बाद अगर अहमदाबाद में रुकी थी तो वहां भी कुछ बेसिक चेकअप्स होते होंगे फ्लाइट वहां टेक पे ऑफ करने से पहले, वहां पे भी उड़ने से पहले, एस एल हाँ शर्मा जी? सर, जब सब पैसेंजर अंदर चले जाते हैं जी और पूरा जो उनका लगेज वापस चला जाता है उनके कार्गो में, जी तो उस टाइम पायलट जो है फिर से बैलेंसिंग करता है। जी पायलट जो है फिर से बैलेंसिंग करता है हवाई जहाज की, जहां पे भी पैसेंजर्स का लगेज वगैरह जाता है, तो जी उस टाइम बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग का एक ही तरीका है सर हवाई जहाज में, क्योंकि जो लगेज जो रखा गया ना, जी वो लगेज तो वो लोग शिफ्ट नहीं करते हैं, बस खाली फ्यूल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। जी तो उसी से बैलेंसिंग करते हैं, और वहीं कहीं मेरे को लगता है कोई माइक्रो मिस्टेक हुआ है, जी और माइक्रो मिस्टेक होने से हवाई जहाज का जो मेटा सेंटर है वो डिस्टर्ब हुआ है, और डिस्टर्ब की वजह से एक एक जो मेन प्लेन है, विंग जो है वो टिल्ट हुई है, और टिल्ट होके वो बिल्डिंग में टकरा गई, जी बिल्कुल। और वो टकरा